अच्छा जी, 5-HT3 एंटागोनिस्ट ये वो वाली दवाइयाँ हैं जो सेरोटोनिन के थ्रू स्पेशली इफेक्ट दिखाती है, सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, ठीक है। और ये दवाइयों का वो क्लास है एंटीएमेटिक में जिसको किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के बाद, किसी ऑपरेशन के बाद जब वॉमिटिंग होती है तो उससे रोकने के लिए पोस्ट ऑपरेटिव नाजिया एंड वॉमिटिंग की कंडीशन होती है, उसके अंदर इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। So it is the prototype of a distinct class of antiemetic drugs developed to control cancer, chemotherapy, radiotherapy inducing vomiting, and later found to be highly effective in PONV. PONV का मतलब है पोस्ट ऑपरेटिव नाजिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है। ये पोस्ट ऑपरेटिव मरीजों में फर्स्ट लाइन दवाई कंसीडर की जाती हैं। स्पेशली आईवी लगाई जाती है, ओरल भी दे सकते हैं। आईवी इसका डोज है 4 to 8 mg, और ओरल इसके हिसाब से जो दवाई या जो गोलियां आती है वो एक 6 घंटे के बाद भी दे सकते हैं, 3 दफा भी दिन में दे सकते हैं, 2 दफा भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसका ऑनसेट जो है वो तकरीबन 30 मिनट से 1 घंटा में इफेक्ट मिल जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा ये ऑन्डिस्टेरोन जो है ये डीपोलराइजिंग एक्शन दिखाता है 5-HT रिसेप्टर्स पे, सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स पे। डीपोलराइजिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि जब डीपोलराइजेशन हो रही होती है, सोडियम इन्फ्लक्स हो रहा होता है, ठीक है। और उस दौरान जब रिलैक्सेशन होती है कुछ मसल्स की, उस दौरान ये अपना एंटागोनिज्म या अपना इफेक्ट जो है ये शो करता है, ठीक है। तो इसलिए इस दवाइयों को बहुत ही एक सेफ किस्म की दवाई कंसीडर की जाती है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन के साथ साथ इसको कहते हैं न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस। ये एनटीएस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस। ये भी ब्रेन स्टेम के अंदर वॉमिटिंग रिफ्लेक्स के अंदर शामिल होता है। ये एक एरिया है ब्रेन के अंदर, ब्रेन स्टेम के अंदर, मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर। जिस तरह के कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन सीटीजेड है, इस तरह एनटीएस भी है। तो एनटीएस का मैंने बता दिया कि ये असल में गट से ज्यादातर इनपुट लेता है। ये जो वेस्टिब्यूलर सिस्टम था, ये एनटीएस इससे ज्यादा लेता है। और इसके अलावा फिर ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को भी ये रिफ्लेक्स पहुंचा देता है। वेगस नर्व भी इसमें हिस्सा लेता है, और कोऑर्डिनेशन में हिस्सा लेता है, और साथ में एनटीएस भी हिस्सा लेता है, ठीक है। अच्छा, साइटोटॉक्सिक ड्रग से वो मुराद वो दवाइयाँ हैं जो कैंसर के लिए यूज की जाती है, कीमोथेरेपी के लिए, ठीक है। उन दवाइयों से अगर किसी को वॉमिटिंग हो या बार बार ये चीज इसमें आ रही है, रेडिएशन से हो, उनमें भी ये दवाई बड़ी अच्छी कंसीडर की जाती है। और वेगल स्टिमुलेशन या वेगल एफरेंट स्टिमुलेशन से वॉमिटिंग इंड्यूस होती है। वेगल स्टिमुलेशन ज्यादातर स्टमक या इंटेस्टिनल पेरास्टाल्टिक मोमेंट्स या उनके म्यूकोजा के इरिटेशन की वजह से ज्यादातर हो जाती है। और वो इम्पल्सिस फिर जाते हैं एनटीएस या सिटीजन, और फिर वहां से वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऑन्डिस्टेरोन इन इम्पल्सिस को, इन प्रॉब्लम्स को ये डोपामिन के लेवल पे या सेरोटोनिन के लेवल पे ब्लॉक कर देते हैं, और यहाँ से फिर वॉमिटिंग स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी तकरीबन 60 to 70% होती है। ये हाईली लिपिड सॉल्युबल की दवाई है। और फर्स्ट पास हेपेटिक जो मेटाबॉलिज्म होती है, ड्रग मेटाबॉलिज्म, उसके अंदर कुछ हिस्सा इसका जाया हो जाता है, उसकी फिर एब्जॉर्प्शन नहीं होती है और डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होती, ठीक है। और इसके अलावा जो साइटोक्रोम के सिस्टम है A2206, और तो ये वहां पे ये इसकी हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है और एक्सक्रीशन के काबिल हो जाता है। एक्सक्रीशन के दौरान इसकी कंजुगेशन एक्सक्रीशन होती है। आप लोगों ने फार्माकोलॉजी 1 में ड्रग मेटाबॉलिज्म के अंदर पढ़ा होगा फेज 1 रिएक्शन एंड फेज 2 रिएक्शन। फेज 2 रिएक्शन जो होते हैं वो कंजुगेशन के रिएक्शंस होते हैं, उसमें सल्फेट और ग्लूकुरोनाइड ये इसके साथ वाटर सॉल्युबिलिटी के लिए मिल जाता है। जब वाटर सॉल्युबल हो जाता है इसके साथ फिर निकल जाता है, ठीक है। इसके अलावा बाकी इतना कोई सिग्निफिकेंट या खास बात इसमें नहीं है। और ज्यादातर इसकी इलिमिनेशन स्टूल में होती है, ठीक है। साइड इफेक्ट इससे का क्या है? डिजीनेस, हेडेक कभी कभार कर लेता है, कभी कभार
कंस्टिपेशन भी कर लेता है। वो तमाम दवाइयाँ जो डोपामिन की थ्रू या सेरोटोनिन के थ्रू काम करती है और वोमिटिंग रोकती है, वो कंस्टिपेशन काज करती है। और वो दवाइयाँ जो प्रोकाइनेटिक होती है, जैसे डोमपेरिडोन और मेट्रोक्लोप्रामाइड, वो डायरिया काज कर सकते हैं। ठीक है, ये इन दोनों में तजाद। हाइपोटेंशन भी काज कर सकती है, ब्रेडिकार्डिया कभी कभार कर लेते हैं, और अगर कोई सेंसिटिव हो तो एलर्जिक रिएक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक और दवाई है ऑल्डोस्टेरॉन की तरह, ग्रेनेस्टेरॉन। ये ऑल्डोस्टेरॉन से तकरीबन 10 गुना ज्यादा एफिशिएंट और पोटेंट है। ठीक है, और इसलिए इसको कीमोथेरेपी के इलाज के दौरान बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिवली ऑल्डोस्टेरॉन को ज्यादा यूज किया जाता है, और कीमोथेरेपी के इलाज में अगर वोमिटिंग हो तो फिर क्रेनेस्टेरॉन को भी ज्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी इसका प्रोफाइल उसी के साथ तकरीबन सेम है। आखिर में जो मिसिलीनियस कुछ दवाइयाँ थी, जिसमें डेक्सामेथासोन था, तो इसको भी बाकी दवाइयों के साथ कभी कभार अगर कोई इरिटेशन या इन्फ्लामेशन की वजह से वोमिटिंग हो रही हो तो फिर ये दवाई इफेक्टिव हो सकती है। ठीक है, या कीमोथेरेपी के इलाज में चूंकि इसको ऑलरेडी यूज किया जाता है, ये इम्यूनो सप्रेशन भी है, तो ये इसलिए भी यूज किया जाता है। इम्यूनो सप्रेशन के साथ साथ ये वोमिटिंग को भी डिले करता है थोड़ा सा। ठीक है, ये, और ये मेन दवाई जो है ये डेक्सामेथासोन एंटी इंफ्लेमेटरी है। ठीक है, ये इसका एक और साइड इफेक्ट है, इसलिए इसको एडजॉइंट एंटीएमेटिक भी बोलते हैं। 8 mg इसका नॉर्मल डोज है, और ये इसका, इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी आते हैं। ठीक है, 8 mg से 20 mg तक जा सकते हैं थेरेपी से पहले, अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट। और इसके साथ और भी एंटी एंटी एमेटिक दवाइयाँ जरूरी है, जैसे मेटोक्लोप्रामाइड या ओंडोस्टेरॉन स्पेशली। उसके साथ अगर इसको देते हैं तो फिर इसका असर ज्यादा होता है, इसकी इफिकेसी बढ़ जाती है, और एमिसिस को या वोमिटिंग को ये डिले कर देते हैं। अच्छा जी, इस लेक्चर का खुलासा ये है कि जो लोग वोमिटिंग करते हैं या जिन लोगों का दिल खराब हो जाता है, तो उनके वजूहात बहुत सारे हो सकते हैं। अगर बदन में कोई इन्फेक्शन है, या प्रेगनेंसी है किसी फीमेल को, या कोई कैंसर की थेरेपी ले रहा है, या कोई दवाइयाँ और ले रहा है जो स्टमक को इरिटेट कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के साथ वॉमिटिंग हो सकती है। वो तमाम वजूहात जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को या उसके जो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस है उसको इन्वॉल्व करके एक्टिवेट करेगा, तो वॉमिटिंग रिफ्लेक्स आएगी और वॉमिटिंग फिर होगी। ठीक है, वॉमिटिंग से पहले नौजिया इंसान को फील हो जाता है, फिर वॉमिटिंग करता है। इसके लिए मेन हमारे पास 3 क्लासेस थे, एक न्यूरोलिप्टिक था, एक H1 रिसेप्टर ब्लॉकर था, ठीक है, और एक जो प्रोकाइनेटिक जो दवाइयाँ थी, डोपिरिडोन वगैरह। बाकी इसके मेन 5-6 क्लासेस थे। इसमें सबसे मशहूर दवाई जो यूज़ की जाती है, असल में ये दवाइयाँ सिलेक्शन पे डिपेंड करती है, मरीज की कंडीशन। अगर मरीज कोई किसी मेंटल डिसऑर्डर के साथ आया है और वोमिटिंग कर रहा है तो फिर न्यूरोलेप्टिक अच्छी दवाइयाँ है। वो मेंटल कंडीशन को भी बेहतर बना देती है, साथ में वोमिटिंग को भी रोकती है। ठीक है, डोपामिन और सेरोटोनिन की ज्यादातर जो काम करती है, प्रोमेथाजिन वगैरह उसमें दवाई आती है। इसके अलावा जो, अगर किसी बंदे को कंस्टिपेशन हो, साथ में वॉमिटिंग कर रहा हो, या कोई इन्फेक्शन भी हो, तो उसके लिए फिर डोमपेरिडोन और मेटोक्लोप्रामाइड जो है ये अच्छी बेहतरीन दवाइयाँ है। ठीक है, अगर कोई बंदा जो है ये पोस्ट ऑपरेटिवली उसको कोई दवाई यूज कर रहा हो वोमिटिंग के लिए, तो डिस्टेरोन की दवाई या डेस्टेरोन की दवाई जो है ये अच्छी है। अच्छा, H1 रिसेप्टर ब्लॉकर की जो दवाइयाँ है मैक्लिजिन, ये प्रेगनेंसी पे बड़ी सेफ है, प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग के लिए दी जा सकती है। तो ये दवाइयाँ हैं और इसका डिटेल मैंने आप लोगों को बताया। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर अप टू नाउ?